बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, वैश्वीकरण क्या है। देखिए, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना या फिर दूसरे देश के मार्केट के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो देश होते हैं अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की पूंजी को, अपने देश की वस्तु को दूसरे देश में भेजते हैं और वहां की चीजों को खुद यूज करते हैं और इस तरीके से ये एक प्रकार का जाल क्रिएट कर लेते हैं। इसी को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। आज भारत में देखिए, अलग अलग देशों की अलग अलग चीजें, चाहे वो गाड़ी हो गया, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो गया, चाहे वो कोई भी खान पान की चीजें हो गई, कहीं ना कहीं दूसरे देश की चीजें हमारे देश में आ रही हैं और हम उस चीज का उपभोग भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे देश की जो चीजें हैं वो दूसरे देश में जाती है। तो ये इस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारी चीजें वैश्वीकरण ही कहलाती हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा एवं पूंजी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होना। ठीक है, इस तरीके से हम एक नेटवर्क बना के एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, यही वैश्वीकरण कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अलग अलग देशों के लोग, सामान, सेवा, विचार, तकनीक और संस्कृतियां आपस में मिलती जुलती हैं, तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रमुख फायदे कौन कौन से। तो ध्यान से देखिएगा, वैश्वीकरण की वजह से कई सारे नई नौकरियां, व्यापार, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई क्योंकि दूसरे देश की जो एमएनसी कंपनियां हमारे देश में आती हैं उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को नए नए अवसर मिलते हैं, व्यापार का एक नया नया चीज मिलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान होता है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बातचीत करते हैं तो इसकी वजह से ज्ञान का, तकनीक का आदान प्रदान होता है। बात करते हैं उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलता है। जैसे आज खान पान की बात करो, कपड़े की बात करो या फिर तरह तरह की जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के पास तरह तरह के विकल्प हैं। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण के मुख्य फायदे कौन कौन से हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण के अगर मैं फायदे की बात करूं तो सबसे पहला फायदा यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहला फायदा है कि इसकी वजह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ एक देश की संस्कृतियां दूसरे देश में भी गई हैं। दूसरे नंबर पे वैश्विक बाजार बढ़ा है। ठीक है, जैसे तरह तरह के दूसरे देश से जो फल वगैरह हो गया या फिर तरह तरह की जो चीजें हैं, वस्तु हो गया, एक देश से दूसरे देश में आती है और जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा शांति को इससे बढ़ावा भी मिलता है क्योंकि आप जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करोगे तो कहीं ना कहीं मित्रता की भावना भी रखोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव की। देखिए, वैश्वीकरण के 3 प्रभाव हैं। कौन कौन से? सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव आते हैं। बात करते हैं अब एक एक करके चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक में क्या हुआ? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब है जब एक देश की संस्कृतियां, परंपराएं, भाषा, पहनावा, खान पान और जीवन शैली दूसरे देश की संस्कृतियों पर बहुत ही ज्यादा असर डालती हैं। जैसे कि खान पान में बदलाव आ जाता है, रहन सहन में बदलाव आ जाता है और कहीं ना कहीं पहनावे में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और लोगों के त्योहार में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तरह तरह के त्योहार आप देखते हो लोग मनाते हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। जैसे आप हिप हॉप की बात कर लो, रैप की बात कर लो और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिज्जा हो गया, स्नैक्स हो गया और विदेशी जो कपड़े हो गए, इनकी ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके ये प्रभाव है। आप कह सकते हो कि इसमें पॉजिटिव भी प्रभाव है और नेगेटिव भी प्रभाव है। साथ ही साथ बात करते हैं विदेशी फिल्मों का चलन भी होता है, लोग दूसरे देश की फिल्में देखते हैं। रॉक संगीत को ज्यादा पसंद किया जाता है। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को एक नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। जीवन शैली यानी कि जीवन के जो तौर तरीके हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, रूढ़िवादिता का यहाँ पर अंत भी देखने को मिला है। ठीक है, जैसे जो कट्टरवादी जो लोग हैं ना, वो उनको कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड हो धीरे धीरे हो गए हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना भी इसमें आता है। सांस्कृतिक जो धरोहर है वो खत्म हो गई है। ठीक है, बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। तो देखिए ध्यान से, आर्थिक प्रभाव में कहीं ना कहीं एक देश को लाभ, मतलब सभी देशों को लाभ हुआ, चाहे वो गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो। हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अमीर देशों को ज्यादा लाभ हुआ है, गरीब देशों को थोड़ा कम लाभ हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहला आ गया विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई बढ़ता है। विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में पैसा लगाती है। जैसे भारत में अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, टोयोटा हो गया, जैसे नए नए कारोबार तथा फैक्ट्रियां यहाँ पर खुलती हैं। साथ ही साथ रोजगार के नए नए अवसर भी देखने को मिलता है। कई कंपनियां और उद्योगों के आ जाने से लोगों को रोजगार भी मिला है। खास करके शहरी इलाकों में लोगों को एक नए नए अवसर मिले हैं। निर्यात तथा आयात भी बढ़ा है, जिसकी वजह से एक दूसरे देश जो अपनी चीजों को दूसरे देश में भेजते हैं, है ना, चीजों को मंगाते और भेजते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा जो है यानी कि कंपटीशन, इसकी वजह से बहुत तेजी से बढ़ा है। नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन हो गया है। आप देखिए
कि जो ऐसी चीजें जो हमारे देश में बनाई जाती थी, जैसे हैंडमेड जो चीजें थी, उसके जगह पे जब मशीन आ गया तो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट देखने को मिल गया। कहाँ पहले हमारे घर की जो महिलाएं होती थी वो स्वेटर बुनती थी हाथों के द्वारा, है ना, कढ़ाई कर लेती थी हाथों के द्वारा। वही मशीन के आ जाने की वजह से ये सारी चीजें जो एक इंसान एक हफ्ते में करता था, अब ऐसा हो गया है कि उस चीज को बनाने में शायद हो सकता है कि 5 मिनट भी ना लगे मशीनों के द्वारा। ठीक है, तकनीकी प्रगति की अगर मैं बात करूं तो नई तकनीकी मशीनें प्रबंधन के कारण दूसरे देशों में आने जाने की वजह से जो उद्योगों को एक मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तकनीकी प्रगति भी देखने को मिली है। असमानता बढ़ा है, मैंने कहा ना, अमीर अमीर बना है, गरीब गरीब बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ज्यादातर जो लाभ है अमीरों को मिला है, गरीबों को उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला है। छोटे उद्योगों का एक तरीके से दबाव, अभी मैंने आपको बताया ना, एक एग्जाम्पल बताया हैंडमेड चीजें। ठीक है, जैसे कि आप जो हैंडमेड चीजें थी, जो जिसको हम घरेलू उद्योग कहते थे या छोटे उद्योग, लघु उद्योग कहा जाता था, इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है, नुकसान। अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं तीनों चीजें। ठीक है, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसकी वजह से बढ़ा। देश आपस में व्यापार, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार जैसे मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है, इसमें WTO और सब सारे लोग मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, एक देश पे आक्रमण जब होता है तो दूसरे देश उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा संस्थाएं मजबूत भी होती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, ठीक है, IMF जैसे संगठनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनके कायदे तथा कानून सभी देशों में इम्पैक्ट डाले हैं। नीति और कानूनों पर बाहरी दबाव भी देखने को मिला, जैसे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, अगर आप WHO की बात करो, WTO की बात करो, UNO की बात करो, तो ये कहीं ना कहीं आपके देश की पॉलिसीज को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि ये बड़े स्तर पे काम करते हैं ना, तो ये सब इसके राजनीतिक प्रभाव में आते हैं। देशों को अपनी नीतियां यानी कि पॉलिसीज इस तरह बनानी पड़ती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाए, वरना व्यापार तथा निवेश पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का भी प्रचार होता है, जैसे मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसी जो चीजें हैं वैश्वीकरण के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचती हैं। दूसरे नंबर पे संप्रभुता पर भी चुनौती देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार देशों को अपने घरेलू मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी झेलना पड़ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो UNO जैसी चीजें हैं वो दबाव डालती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वैश्वीकरण के वैश्विक मुद्दों पर जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो वैश्वीकरण के दौर में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसे समस्याओं पर मिलजुल कर, ठीक है, हल करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है, बड़े स्तर पर सीमित है, सभी को मिलजुल कर इस पे वो करना चाहिए। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत ने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रभावित किया है। तो देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है विदेशी निवेश में वृद्धि। वैश्वीकरण यानी कि समझो दूसरे देश भारत को कैसे इंपैक्ट किए हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण की वजह से दूसरे देश की जो कंपनियां भारत में निवेश की हैं, जिसकी वजह से विदेशी निवेश बढ़ा है। दूसरे नंबर पे नए नए रोजगार के अवसर देखने को मिले हैं। तीसरे नंबर पे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ा है, मतलब हमारे देश का जो उत्पाद है इसका निर्यात, मतलब हमने यहाँ की चीजों को दूसरे देश में भी भेजा है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प भी देखने को मिले हैं, यानी कि ऑप्शन बहुत सारे मिल गए हैं। जीवन शैली तथा सोच में बदलाव भी देखने को मिला हुआ है। आर्थिक असमानता भी बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको ज्यादा लाभ हुआ, गरीबों को उतना लाभ नहीं हुआ। स्थानीय उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि मैंने कहा ना, छोटे उद्योग, लघु उद्योग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसके साथ साथ राजनीतिक और पर्यावरणीय दबाव भी कहीं ना कहीं झेलने को मिला हुआ है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कैसी भी हो, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण पर होता है। अब देखिए, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया, एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि ये विदेशी निवेश किस तरीके से बढ़ा, जैसे एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हमारे देश में आई हैं। रोजगार के अवसर देखिए, यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के लिए लोग काम कर लेते हैं, दूसरे देशों के लिए काम कर लेते हैं, नाइट कॉल्स यहाँ पे देखो चलता है, ठीक है, कॉल सेंटरों में। उत्पाद बढ़ा हुआ है, IT सेक्टर वगैरह में आप देख सकते हो। उपभोक्ताओं को नए विकल्प मिले हैं, जैसे कोका कोला, नाइकी, एडिडास, है ना, तरह तरह के ब्रांड्स देखने को मिले हैं। जीवन शैली में बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, हॉलीवुड हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें। आर्थिक असमानताओं की बात करें तो वही है, शहरों में अमीर लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, बल्कि गांव तथा गरीब लोगों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला है। स्थानीय उद्योगों की अगर मैं बात करूं, जैसे हस्तशिल्प, कुटीर जो उद्योग है, इसको कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों से सामना करना पड़ गया है, और इसके साथ साथ राजनीतिक तथा पर्यावरणीय दबाव देखने को मिला है। वैश्विक मंचों पर भारत को जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार,
और व्यापार नियमों जैसे मुद्दे पर जिम्मेदार भूमिका निभानी पड़ रही है। ये तो हमने पढ़ लिया वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। अब हम पढ़ लेते हैं भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहला हो गया उदारीकरण तथा सुधार, यानी कि लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आईटी तथा सेवाओं में योगदान, तीसरे नंबर पे वैश्विक व्यापार तथा निर्यात, और चौथे नंबर पे हो गया मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि दूसरे देश में जाके काम कर रही है। सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिला। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। भारत ने कैसे प्रभावित किया है, उदारीकरण तथा सुधार की बात करें। जैसे 1991 में जब हमने एलपीजी की नीति अपनाई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें अपनाई थी, इसकी वजह से हमारा भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, लाइसेंसी राज हट गया, लोगों को एक नया विकल्प मिला रोजगार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए। दूसरे नंबर पे आईटी सेवा में आप देखिए, अमेरिका में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमेरिका की बात कर लें, चाहे किसी भी देश की बात कर लो, भारत जैसे देशों में भी आईटी सेक्टर में कितने सारे ऑप्शन हैं, बहुत ही इजीली वे में लोग सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ काम कर भी रहे हैं। तो भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे और इसके अलावा जो बीपीओ है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी वजह से अच्छे अच्छे जो श्रम है, अच्छे अच्छे लोग व्यक्ति हैं उपलब्ध हो पा रहे हैं और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे वैश्विक व्यापार तथा निर्यात की बात करें, भारत ने वस्त्रों की बात किया जाए, चाहे वो टेक्सटाइल की बात किया जाए, ज्वेलरी की बात किया जाए, कृषि उत्पादन की बात किया जाए, ये सब चीजों को प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। मानव संसाधन की बात करें, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो देखिए भारत के जो प्रवासी लोग हैं अन्य देशों में जाकर काम करते हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में अगर मैं बात करूं तो भारत की लोग जाके वहां पे काम कर रहे हैं और लमसम अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत सारे व्यक्ति जो है ना, मतलब भारत से ही है, जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसकी वजह से वैश्विक छवि बढ़ रही है। आगे सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें, कल्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे बॉलीवुड, संगीत, योग, खान पान ने दुनिया भर के लोकप्रियता हासिल की है और जो हमारे देश की कल्चर है वो दूसरे देश में जा रही है और इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। अब एक चीज पढ़ते हैं, सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सांस्कृतिक समरूपता की बात करें, यानी कि दुनिया की संस्कृति एक जैसी बनती जा रही है। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर अलग अलग देश है ना, अगर एक देश की चीज दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश की चीज हमारे देश में आ रही है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हुई कि नहीं हुई। वही चीज हमारे देश में भी, अब कोका कोला हमारे देश में ही सिर्फ मिलता है नहीं ना, पाकिस्तान चले जाओ वहां पे भी मिलेगा, अमेरिका चले जाओ वहां पे भी मिलेगा, अन्य देशों में भी देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, सिमिलरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जैसे कि मैकडी हो गया, कोका कोला हो गया, नाइकी हो गया, बॉलीवुड की फिल्में होगी, पॉप संगीत हो गया, साथ ही साथ वेस्टर्न फैशन हो गया, अलग अलग देशों में गई है, ठीक है। इससे लोकल पारंपरिक और भाषाएं, पहनावे, खान पान, इन सब चीजों पर दबाव देखने को मिलता है, यानी कि प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय युवा जींस टी शर्ट पहनना पसंद करता है, पारंपरिक धोती कुर्ता बहुत कम हो गया, यानी कि जो कल्चर है कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ेंगे। पहला चीज तो हमने ये पढ़ लिया सांस्कृतिक समरूपता, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे सांस्कृतिक विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखिए, जहां पे पहले एक देश में सिर्फ एक ही संस्कृति थी, वहां पे अब तरह तरह की संस्कृतियां आ गई, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी बढ़ गई। जैसे कि वैश्वीकरण के जरिए एक देश की संस्कृति दूसरे देश में पहुंचती है। दूसरे नंबर पे योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय भोजन, करी, समोसा और तरह तरह की जो चीजें हैं वो लोकप्रिय भी हुई है और अन्य देशों में भी गई है। इसी प्रकार की दूसरी जगहों की जो चीजें हमारे देश में भी आई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया की वजह से सांस्कृतिक समूहों को भी अपने पहचान दिखाने का एक मौका मिला है। हमारे देश में इस तरीके की चीजें कही गई हैं और जिसका इम्पैक्ट सभी को मिला है। अमेरिका में योग स्टूडियो, देखो जो योग कहाँ किया जाता है, भारत में किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में योग स्टूडियो, ब्रिटेन में बॉलीवुड नाइट्स हो गया, जापान में भारतीय रेस्टोरेंट हो गया, इस प्रकार की जो चीजें हैं वहां पे चली, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो एक साइड हमने लिख दिया सकारात्मक, एक साइड हमने लिख दिया नकारात्मक। तो सकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर मिले हैं, जबकि नकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से जो उद्योग हो गए, छोटे छोटे व्यापार है, इनको खतरा देखने को मिला है। सकारात्मक में नई तकनीक तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ है। वहीं नकारात्मक की बात करें तो सांस्कृतिक पहचान तथा विविधता पर असर मिला है, जहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हो गई है। तीसरे नंबर पे वैश्विक बाजार में नए उत्पाद तथा सस्ते विकल्प देखने को मिले हैं। वहीं नकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ सकारात्मक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान के नए नए क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। वहीं नकारात्मक में अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ है। सकारात्मक में अगर मैं बात करूं तो अलग अलग देशों की संस्कृतियों को जानने का एक मौका मिला है। वहीं नकारात्मक में अगर मैं बात करूं तो वैश्विक आर्थिक संकट का असर देखने को मिला है। साथ ही साथ विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हुई सकारात्मक में, लेकिन नकारात्मक में अगर मैं बात करूं तो गरीबों को उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला है।
सकारात्मक में बात करें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि नकारात्मक में संस्कृतियों का हास्य देखने को मिला है। मैंने कहा ना, लोग अपनी ट्रेडिशन वाली चीजें, धोती कुर्ता साड़ी, ये सब चीज पहनने पे जोर नहीं देते हैं, ठीक है, वेस्टर्न चीजें पे पहनने पर ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न देशों के संबंधों में मधुरता आई है, वहीं पर आर्थिक लाभ ज्यादातर विकसित देशों को हुआ है। प्रौद्योगिकी की बात करें, इंटरनेट की बात करें, इनका विकास हुआ जो कि अच्छी चीज है, लेकिन दुनिया के सभी वर्गों को, ठीक है, दुनिया के सभी वर्गों के लोगों ने इनका कहीं ना कहीं विरोध भी किया है। आज देखिए, फोन अच्छी चीज है, लेकिन फोन का अगर आप मिसयूज कर रहे हो तो वो गलत चीज हो जाएगा, है ना। रूढ़िवादिता खत्म हुई है, लेकिन अगर मैं बात करूं, विदेशी संस्कृति को अपनाने से अपनी संस्कृति का नाश हो रहा है। वस्तुओं का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी जितनी की वस्तुओं की बढ़ी है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है, क्या वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए कोई संस्था है? तो आप कहोगे हाँ, वैश्वीकरण के विरोध करने के लिए संस्था है, जैसे कि WSF, यानी कि जिसको विश्व सामाजिक फोरम के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है, यहाँ वैश्वीकरण का मतलब कॉर्पोरेट पूंजीवाद और अन्यायपूर्ण वैश्वीकरण से। देखिए, कहा जाता है ना, वैश्वीकरण के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव को रोकने के लिए बात नहीं की जा रही, नेगेटिव यानी कि जो पूंजीवादी अपने ही चीजों को करके शोषण करने की जो धारणा है, इनका विरोध करने की बात की जा रही है, ठीक है, जो केवल बड़ी कंपनियां तथा अमीर देशों को सिर्फ फायदा पहुंचाती है। इनको रोकने के लिए WSF जैसी चीजें बनाई गई है। WSF किस तरह से वैश्वीकरण का विरोध करता है, ठीक है, तो देखिए, विकास, इसका मानना यह है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो कि गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, पर्यावरण, मानवाधिकारों का सम्मान करे। दूसरे नंबर पे सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय भी जरूरी होता है। इसके साथ साथ इसलिए WSF का नारा है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यानी कि एक और दुनिया संभव है जो कि ज्यादा न्याय संगत तथा समावेशी होगी, है ना। यानी कि कहा जाए, WSF का एक नारा ये है कि हमें इस तरीके से दुनिया बनानी है जहां पर किसी के साथ कुछ गलत ना हो और सबको एक समान लाभ मिल पाए, जो कि बहुत ज्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के विरोध करने वाली अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो एक है ATTAC, यानी कि अगर मैं बात करूं, एसोसिएशन फॉर द टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एड टू सिटीजन, ठीक है, जिसकी स्थापना फ्रांस में 1998 में शुरू की गई थी। वैश्विक वित्तीय बाजारों पर नियंत्रण रखने के लिए पारदर्शिता की मांग करती है कि भाई देखो, पारदर्शिता रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो। जैसे कहीं आप जाते हो तो वहां पे जब ट्रांसपेरेंसी होता है कि आपने इतना चीज दिया तो इसके बदले इतना चीज मिला, तो ट्रांसपेरेंसी है, तो इसकी वजह से आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता है, ठीक है। अगला है ओकीपाई मूवमेंट्स, यानी कि 2011 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। वी आर 99% का नारा दिया गया था। दुनिया की दौलत सिर्फ और सिर्फ 1% अमीरों के नियंत्रण में है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि बहुत सारे अमीरों की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि अमीर सिर्फ 1% है विश्व लेवल पे, ठीक है, 99% तो मिडिल क्लास और गरीब में आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, मैकडोनल्डीकरण क्या है, ठीक है। मैकडोनल्डीकरण की बात करें, जब हमारी दुनिया का काम करने का जो तरीका है फास्ट फूड यानी कि रेस्टोरेंट जैसा हो जाए, उसी को मैकडोनल्डीकरण कहते हैं। अब कहोगे भैया फास्ट फूड वाली चीजें क्या, तो यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक की बात की जा रही है, सिस्टम के द्वारा जो चीजें चले, यानी कि जल्दी जल्दी काम करना, ठीक है, हर चीज जल्दी होना, ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरे नंबर पे हर जगह एक जैसी सिमिलरिटी, आप चाहे इंडिया की मैकडी में खा लो खाना, चाहे आप खाना नहीं, मतलब जो भी बर्गर वगैरह जितनी चीजें मिलती है, चाहे आप दूसरे देश के मैकडी में खा लो, वहां पे सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो वहां पे जो एक जैसी चीजें मिलती हैं। अगला क्या है, गिनती पर जोर देना, ठीक है, यानी कि फोकस ऑन द नंबर, मात्रा देखी जाती है, कितनी चीजें बेची गई, कितने ग्राहक आए, क्वालिटी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे मशीनों का कंट्रोल, आप देखो हर जगह पे मशीन ही काम करती है। कहा जाता है चाइना में ऐसे ऐसे कार भी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें कार ही ड्राइव करती है, रोबोट ड्राइव करता है, शायद रोबोट भी नहीं है, कार ही अपने हिसाब से सारी चीजें सेंसर के द्वारा चलाती है। वहां पे कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चीजें नहीं करता है, मतलब मैक्सिमम कारों में इस तरीके की चीजें आ गई, ठीक है। रोबोट वाली चीजें भी आपने देखा, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। आई होप से चीजें अच्छी लगी होंगी। चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।